और अब कुछ खबरें देख लेते हैं फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी की विशेषज्ञों के साथ चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री किसानों से भी बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने किसानों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में जैविक खेती की चर्चा हो रही है। पीएम ने E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और साल 2020 से 2025 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण पर कार्ययोजना विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है। ट्विटर ने पहले उपराष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल अनवेरीफाइड कर दिया था। बीजेपी ने ट्विटर के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। आईटी मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ाई से निपटने की बात कही थी। ट्विटर ने आज सुबह भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। आरएसएस नेताओं का भी अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया है। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत के हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया गया। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर के इस रवैये पर कार्रवाई की बात कही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ आज बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सेटलमेंट की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करने पर विचार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव में जीत के बाद टीएमसी की पहली बड़ी मीटिंग आज होगी। इसमें बीजेपी में गए नेताओं की वापसी पर फैसला हो सकता है। चुनाव से पहले बहुत से असंतुष्ट नेता टीएमसी को छोड़कर अन्य दलों में चले गए थे, मगर दीदी की एकतरफा जीत के बाद हालात बदल गए हैं। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर भारत ने संवेदना व्यक्त की। भारत सरकार ने देश भर में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से फोन पर बात कर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी स्टूडेंट्स के रिजल्ट का आधार पर तय करेगी। सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जाम डॉक्टर संयम भारद्वाज ने नोटिफिकेशन में कहा है कि 12 लोगों की टीम अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। 1 जून को पीएम की अध्यक्षता में सीबीएसई 12वीं बोर्ड का एग्जाम रद्द करने पर फैसला हुआ था। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए गुमनाम हीरोज की तलाश शुरू की है। इसके लिए सभी राज्यों से ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए स्पेशल सर्च कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। इसके पहले भी केंद्र सरकार देश के गुमनाम हीरो को पद्म पुरस्कार देने की पहल कर चुकी है। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया जा रहा है। वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को टीकों की वर्तमान उपलब्धता और इसे बढ़ाने के लिए रोडमैप के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने फ्रंटलाइन वर्कर के लिए ऐलान किया। सीएम सोरेन ने कोविड-19 से जुड़े डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया है। इसे लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने की सोच रही है। पीएम केयर से पंजाब में जो वेंटिलेटर दिए गए हैं वो मिट्टी खाते रहे, लेकिन पंजाब सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन कचरे के ढेर में फेंक दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम और उप मुख्यमंत्री में लड़ाई है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लड़ाई है। कांग्रेस महामारी के समय सेवा करने की बजाय मेवा खाने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, विज्ञान ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सतत विकास और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। हम सॉफ्टवेयर से सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई।
साल 2021 के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। बैंक रेट 4.25% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, वित्त वर्ष 21 में अच्छे मॉनसून से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा। पहले रिजर्व बैंक ने 10.5% का अनुमान जताया था। शक्तिकांत दास ने कहा कि वैक्सीनेशन से इकोनॉमी स्थिरता में मदद मिलेगी। ग्लोबल ट्रेंड सुधरने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कमजोर डिमांड से प्राइस प्रेशर का दबाव है। महंगे क्रूड और लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट में उछाल से प्राइस प्रेशर की स्थिति बनी है। ऐसे माहौल में हर तरह से पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है। बीजेपी ने अगले साल 2022 में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के समय प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5000 लीटर थी, जो अब 1100 लीटर हो गई है। खेती में लगभग 85% पानी की खपत होती है, इसलिए सबसे पहले खेती के क्षेत्र से पानी को बचाना होगा। इसके लिए कई नई तकनीक है। केंद्र ने पंजाब सरकार पर कोवैक्सीन बेचने का आरोप लगाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने राज्य की देखभाल करनी चाहिए। पंजाब सरकार को कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोज 400 रुपए में उपलब्ध कराई गई और उन्होंने इसे 20 निजी अस्पतालों को 1000 रुपए में बेच दिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी जारी है। इस बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 7 जून से निजी और सरकारी दोनों कार्यालयों में 100% कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी। गुजरात में लॉकडाउन में भी कुछ ढील देने का ऐलान किया गया। गुजरात के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अब तक ब्लैक फंगस के 850 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 395 अभी भर्ती हैं। वहीं कल 24 मरीज भर्ती हुए, साथ ही कल 17 सर्जरी हुई है, जबकि ब्लैक फंगस से रोजाना 1 से 2 की मौत हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट के सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला यात्रियों से 70 करोड़ रुपए की 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। दोनों महिला यात्री कथित तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आई थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G मामले में एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही जूही पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जो पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। फेसबुक ने संदिग्ध तौर पर चल रहे कई अकाउंट्स, पेज और ग्रुप्स को हटा दिया है, जो पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए थे। ये खाते प्रमुख तौर पर वैश्विक स्तर के साथ अंग्रेजी, अरबी और पश्तो भाषी दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। फेसबुक ने पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए संदिग्ध 40 अकाउंट, 25 पेज, 6 ग्रुप को हटा दिया। अमेरिकी संसद में दंगे भड़काने के आरोप में फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को कम से कम 2023 तक सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 6 जनवरी 2021 को फेसबुक ने यूएस कैपिटल की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने का फैसला किया था। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिल गई है। सीरम ने इसकी मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। डीसीजीआई ने शर्तों के साथ मंजूरी दी है। पुणे के हाटपसर में सीरम की लाइसेंस फैसिलिटी के अंतर्गत स्पुतनिक वी का परीक्षण और विश्लेषण होगा। एम्स की स्टडी के अनुसार वैक्सीन का टीका लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति की संक्रमण से मौत नहीं हुई है। वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हो जाता है तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एम्स ने यह अध्ययन अप्रैल से मई के बीच किया है। इस दौरान देश में कोरोना की लहर अपने शिखर पर थी और हर दिन लगभग 4 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। एम्स की स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी, उन लोगों को कोरोना का संक्रमण तो हुआ, लेकिन कोविड से उनकी मौत नहीं हुई। देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। इस बीच बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी।
गुलेरिया ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने किसी वैक्सीन को बिना ट्रायल के ग्रीन सिग्नल दिया हो। केंद्र ने पहले भी ऐसी वैक्सीन को मंजूरी दी है जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, WHO द्वारा इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जा चुकी है। फाइजर का टीका जल्द भारत आने वाला है। भारत में कोरोना की अमेरिकी वैक्सीन फाइजर का आने का रास्ता साफ हो चुका है और जल्द ही ये देश में मिलने लगेगी। लेकिन एक स्टडी में बताया गया कि फाइजर का टीका ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले भारतीय डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 5 गुना कम एंटीबॉडीज पैदा करेगा। बढ़ती उम्र के साथ इन एंटीबॉडीज की वायरस से लड़ने की क्षमता भी घटती जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में भारत में डेल्टा वेरिएंट यानी B.1.617 मिला। ये वेरिएंट गंभीर लक्षण पैदा करने के साथ तेजी से फैलते हैं और एंटीबॉडीज को भी चकमा दे सकते हैं। परेशानी बढ़ाने वाले 4 वेरिएंट अब तक सामने आए हैं। इनमें पहला अल्फा वेरिएंट सितंबर में ब्रिटेन में मिला था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में बीटा और ब्राजील व जापान में गामा वेरिएंट मिले हैं। भारत में मिला कोरोना का वेरिएंट डेल्टा ज्यादा संक्रामक है। इसने ही भारत में 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। भारत में कोरोना के वेरिएंट्स की स्टडी के लिए बने SARS-CoV-2 और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने स्टडी के आधार पर दावा किया है कि अब तक कोरोना के अल्फा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक माने जा रहे थे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अवर वर्ल्ड इन डेटा के हवाले से बयान दिया है। इसमें भारत में वैक्सीन का कम से कम एक डोज पाने वालों की संख्या 17 करोड़ के पार है। इस मामले में हम अमेरिका से आगे निकल गए हैं। इसके अलावा 60% से ज्यादा बुजुर्ग आबादी को भी वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। देश में डॉक्टर रेड्डीज भी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन करेगी। अब तक स्पुतनिक वी को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज बना रही थी। भारत में स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज बनाई जानी है। सीरम इंस्टीट्यूट भी स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएगी। परमिशन के बाद कंपनी वैक्सीन का टेस्ट और एनालिसिस भी कर सकेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 33 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 37,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 60 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले में 1 करोड़ 35 लाख के पार एक्टिव केसेस हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने एक बयान चीन की चिंता और बढ़ा दी है। अपने बयान से डॉक्टर फॉसी ने कहा, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ तो एक काम बेहद जरूरी है। चीन को 2019 में बीमार हुए उन 9 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट जारी करनी होगी जिनमें बिल्कुल कोरोना जैसे लक्षण पाए गए थे। इजरायल 2 साल में 5वें चुनाव की तरफ जाने से फिलहाल बच गया है। युद्ध विराम के बाद 12 साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनका स्थान गठबंधन सरकार के मुखिया नेफ्ताली बेनेट 26 अगस्त 2023 तक कुर्सी संभालेंगे। इसके बाद येश एटेड पार्टी के चीफ येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि गठबंधन सरकार का लंबा चलना मुश्किल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि इन दिनों पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से बेहतर हुई है। इमरान ने कहा, भारत की ग्रोथ रेट -7% और पाकिस्तान की 4% है, लेकिन ये माना कि इन सब के बावजूद भारत की स्थिति काफी मजबूत है। इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में महंगाई सबसे ऊपरी स्तर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,20,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,370 नई मौत से अब तक 3,44,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,95,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 67 लाख को पार कर गया। वहीं 15,51,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु 22,651 नए केस के साथ देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ कुल आंकड़ा 21,95,000 को पार कर गया। प्रदेश में 463 मरीजों की मौत से अब तक 26,128 मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 33,646 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन लागू है। महाराष्ट्र में अनलॉक के मामले में उद्धव सरकार के यू टर्न पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार में एकमत नहीं है। महाराष्ट्र में 14,152 नए मामले मिले हैं। राज्य में 1,377 मौत से अब तक 98,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पुणे में 1,464 और मुंबई में 968 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार में भले ही ऊपरी तौर पर ऑल इज वेल नजर आ रहा हो, लेकिन जब राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री के राज्य के अनलॉक की घोषणा को झुठला दिया गया। सरकार के जनसंपर्क विभाग ने बयान जारी कर कहा कि अभी अनलॉक पर निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार के यू टर्न से साफ हो गया है कि राज्य सरकार में ऑल इज नॉट वेल है।